नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक दावा करके भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि इसी महीने आंदोलन के समर्थन में एक बीजेपी सांसद का इस्तीफा हो सकता है और इसके साथ ही चुनावी राज्यों में राकेश टिकैत जाएंगे और जनता को यह बताएंगे कि कौन सी सरकार उनके लिए फायदेमंद है। राकेश टिकैत के बयान के क्या मायने हैं, आज की चर्चा इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि किसान नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार किसानों को नए कृषि कानून से होने वाले लाभों के बारे में समझा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का समर्थन कर रहा है और किसानों की महापंचायत में शामिल होकर नए कृषि कानून को काला कानून बता रहा है। साथ ही विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जो नए कृषि कानून लेकर आई है वो किसानों के लिए नहीं बल्कि अपने कुछ अरबपति मित्रों के लिए लेकर के आई है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक दावा करके भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी। राकेश टिकैत ने कहा है कि इसी महीने आंदोलन के समर्थन में एक बीजेपी सांसद का इस्तीफा होगा। जितने बीजेपी के सांसद हैं उतने दिन यह आंदोलन चलेगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने बीजेपी के सांसद के नाम का अभी तक खुलासा नहीं किया, लेकिन कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार इस्तीफा देने वाला सांसद पश्चिमी यूपी से हो सकता है। वहीं जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि पंजाब या हरियाणा या बीजेपी सांसद अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक निजी चैनल से बातचीत में राकेश टिकैत ने पार्लियामेंट पर मंडी बनाने की बात भी की। टिकैत ने कहा कि सरकार कहती है कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और किसी भी दाम में बेच सकते हैं। ऐसे में जहां खेती पर कानून बने हैं उसी पार्लियामेंट के ठीक बाहर किसानों का फसल बेचना सही रहेगा, क्योंकि वहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जा सकेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वह किसानों को कह रहे हैं कि वह अपनी फसल लेकर सीधा दिल्ली आ जाएं और पार्लियामेंट पर अपनी ही फसल भेजें ताकि उन्हें सही कीमत मिल सके। राकेश टिकैत ने इस बात को भी दोहराया कि वह पश्चिम बंगाल में जाकर अगले महीने पंचायत करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि चुनाव या वोट से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन वहां जाकर वह किसानों को जागरूक करने का काम भी करेंगे और किसानों को यह बताएंगे कि कौन सी सरकार उनके हित में है। आपको बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरनगर की मीरपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अवतार सिंह भडाना ने 3 कृषि कानूनों पर केंद्र के रुख का विरोध करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन के 100 दिन अब पूरे होने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और किसानों के बीच कब समाधान निकलेगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर कह दिया है कि चुनावी राज्यों में वो जाएंगे और वहां की जनता को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कौन सी सरकार उनके पक्ष में है और कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो उनका भला नहीं सोच रही है। इसके साथ साथ वो नए कृषि कानूनों के अहित भी आपको बताते चले, जनता को समझाएंगे। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए शिवराज सिंह भाटी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संदीप द्विवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आरा न्यूज पर। सबसे पहले शिवराज सिंह भाटी आपके पास आना चाहूंगी, क्या समझाएंगे जाकर के पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत? देखो, ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत का आधार और बेस भी कृषि है, इसकी रीढ़ और भी कृषि है। जब पूरा देश कोविड में स्टॉप हो गया था, जब जीडीपी जो विकास दर है वो किसान के ऊपर निर्भर रही, किसान बंद नहीं हुआ, पूरा देश बंद हो गया। पूरे देश का पेट भरने का काम किसान करता है। जब कभी चुनाव आते हैं तो किसान नाम पर राजनीति की जाती है। हालांकि देश में जातिवाद पे भी राजनीति होती रही, क्षेत्रवाद पे भी राजनीति होती रही, लेकिन अब की बार किसान, क्योंकि किसान ने कभी देश में किसान बन के वोट नहीं किया, ये कड़वा सत्य है। वोट डालने के टाइम पे किसान किसान नहीं रहता, वो जातिवादी, क्षेत्र बिरादरी, पार्टीवाद उसमें बढ़ जाता है। लेकिन किसान नेता आपकी बार किसानों को ये समझा रहे हैं, भाई कभी तो अपने लिए जी लो, तुम हमेशा दूसरों के लिए तुमने जीवन जिया, तुमने कितना भी कष्ट में जीवन सहा, तुम्हें फसलों के मूल्य मिले या नहीं मिले,
लागत कितनी बढ़ती चली गई। लेकिन यार इंसान सब, आप पूरी दुनिया अपने लिए जी रही है, किसान भी कभी अपने लिए जीना सीख ले, कभी किसान चुनाव के समय पर किसान भी हो जाए, सिर्फ ये है। तो राकेश टिकैत ये समझाएंगे जाकर के, लेकिन आपके बयानों में और राकेश टिकैत के बयानों में तो थोड़ा सा मतभेद नजर आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि किसान अपने लिए जो है ये समझाएंगे जाकर के, राकेश टिकैत कह रहे हैं ये समझाएंगे जाकर के कि कौन सी सरकार जो है वो किसानों के पक्ष में है और कौन सी नहीं है। नहीं, सरकारों की तो देखो, राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं मैं नहीं कह सकता। जब से देश आजाद हुआ है आज तक जो पार्टी सत्ता में चली गई है, तुलसीदास जी लिख गए थे, प्रभुता पाए ता मद नहीं, ऐसा जग में जन्मा कोई नहीं। चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे कोई और भी पार्टी रही हो, सत्ता में जाने के बाद पता नहीं उस मंदिर में जाने के बाद क्या हो जाता है, वो पीछे के वादे भूल जाते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भाजपा हमारे साथ थी, अब भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस हमारे साथ दिखावा कर रही है। मैं किसी भी मैं संपूर्ण रूप से राजनीतिक हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक, क्योंकि हमारी कमर सभी ने कूटी है, हम पे पानी की फुहार सभी चलाई है, हम पे आंसू गैस के गोले सभी ने चलाए, हम पे मुकदमा सभी ने लिखा है, हमको जेल सभी ने भेजा है, किसी ने हमारे साथ कसर नहीं छोड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे लोकदल की रही हो, यहाँ हमारे गौतम बुद्ध नगर में एक रिलायंस का वो बन रहा था पावर हाउस बझेड़ा में, उस समय हमारी 80 महिला कम से कम जेल में गई थी। छोटे चौधरी का समाजवादी का गठबंधन था, एक बार मुलायम सिंह जी ने रेल में से भर भर के हमको जंगलों में छोड़ दिया था। तो हमारे साथ देखो जो पार्टी सत्ता में चली जाती है। नींद उड़ी, शिरोमणि अकाली दल ने पहले साथ छोड़ दिया, उसके बाद जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला थे उन्होंने भी चेतावनी देती थी कि किसानों के हित में सोचिए, अदरवाइज वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, और अब राकेश टिकैत ने कह दिया कि एक सांसद इस्तीफा भी दे सकता है। इन 3 कानूनों से किसानों को जब फायदा मिलेगा तो कैसे उनकी राजनीतिक दुकानें बंद होंगी, और वो वही कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में जब दलित आंदोलन हुआ उन्होंने दलितों को बदनाम करने की कोशिश की और हिंसा की। जब मंदसौर में किसान आंदोलन हुआ तब भी उन्होंने किसानों के बीच में घुस के हिंसा करके किसानों को बदनाम किया। जाट आंदोलन हुआ तो जाटों के आंदोलन में घुस के हिंसा की, जाटों को बदनाम किया। बेसिकली है क्या कि आज विपक्ष के पास न तो जनता बची है जो उनके समर्थन में खड़ी हो और ना ही कोई मुद्दा बचा है। तो वो करते क्या है कि जब कोई अपने हक की बात करने की कोशिश करता है तो उसको हाईजैक करके वो पूरा का पूरा मुद्दा डाइवर्ट कर देते हैं। बड़े आराम से किसानों के साथ बातचीत चल रही थी सरकार की और 11 दौर की बहुत अच्छे से बात हुई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब राकेश टिकैत जी आते हैं तो जो अगुवाई करने वाले लीडर थे वो सब बैकफुट पे चले जाते हैं, यही पूरे किसान नेता बन जाते हैं। देखिए यहां किसानों की भलाई की बात नहीं हो रही। मैं खुल के कहूंगा कि राकेश टिकैत जी ये अगर आज ये कह दें कि हम राजनीति से संन्यास लेते हैं, मैं और मेरे परिवार से कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, तो मैं मानूं किसान नेता है। उन्हें पता है कि उन्हें सपा और अजीत सिंह का जब गठबंधन होगा तो उन्हें सीट चाहिए और उसी सीट के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। यहां किसानों की चिंता नहीं हो रही है। देखिए मोदी जी वो नेता हैं जब अच्छे मंत्री पद छोड़ के गए लेकिन उन्होंने किसानों के हित की चिंता की, उन्होंने 1 इंच पीछे नहीं हटे। देखिए आप तीनों कानूनों में अगर कोई समस्या है उसकी बात करिए, सरकार सुनने के लिए तैयार है, सरकार उस तरह बदलाव करने के लिए तैयार है, लेकिन आप सिर्फ ये जिद है कि नहीं कानून हटाइए। भाई क्यों हटाइए? केवल आप ही तो डिसीजन मेकर नहीं है। इस देश में और भी 99% किसान है जो अपने घर में बैठा है। आज अगर आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से ज्यादा गरीब किसान बुंदेलखंड, मराठवाड़ा, विदर्भ और बिहार जैसी जगह पे हैं। क्या वहां का किसान आया? ये लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं उस गरीब और मध्यम वर्ग किसान को फायदा मिलेगा तो इनकी दुकानें बंद होंगी, और इसीलिए जानबूझ के किसानों के आंदोलन को अपवित्र करके उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने हाईजैक कर रखा है उस आंदोलन को। शिवराज जी जवाब। बिल्कुल धन्यवाद इनका, मैं सारी बात से सहमत हूं इनकी से। पहली बात तो दूर का किसान, उसकी इतनी औकात नहीं है जो 1000-1500 किलोमीटर दूर बैठा है, वो अपने क्षेत्र में आंदोलन कर रहा है। हर जगह बिहार में वहां सब जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ठीक है मैंने कई बार सारे राष्ट्रीय चैनलों पर, आपके चैनल पे वादा किया, प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री होते थे उन्होंने खुद मनमोहन की सरकार से भरी बहुत बड़ी सभा में कहा कि हमारे देश में एमएसपी को गारंटी कानून होना चाहिए। आज वो सीट पर बैठे हैं, और जब इन्होंने एमएसपी गारंटी कानून का वादा किया, डीजल सस्ता करने का वादा किया, उनकी वीडियो वायरल हो रही है सारी। तो इसी बात पे जिस पार्टी की कभी 2 सीट आया करती थी, इस देश के किसान ने 300+ सीट इनको दी। अब भाई अहंकार तो मुगलों का भी नहीं रहा, अहंकार तो इंदिरा गांधी का भी जमानत जब्त होती देखी, अहंकार तो अंग्रेजों का भी नहीं रहा जिनके राज्य में सूरज नहीं छिपता था। और मुझे लग रहा है जिस तरीका से भाजपा के अहंकार कहीं ना कहीं किसानों में भी है, क्योंकि बिल्कुल आ रही हूँ संदीप जी आपके पास,
संदीप चौधरी जी, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम टिकरी बॉर्डर की बात करें तो एक किसान ने आत्महत्या की थी और ये लेटर लिख दिया था, उससे पहले सुसाइड नोट में लिखा था कि अड़ियल रुख अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ जो तथाकथित किसान नेता हैं वो जाते हैं सरकार से बातचीत करने के लिए विज्ञान भवन में, और जो हमारी बातें हैं वो एक्चुअल में उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, ना ये मान रहे हैं ना वो मान रहे हैं, किया क्या जाए? देखिए पल्लवी जी, इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान की किसान की समस्याएं नहीं हैं। हिंदुस्तान के किसान की समस्याएं हैं और समस्याएं बेहिसाब हैं। लेकिन जो एक एमएसपी है, एमएसपी ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं किसान को ऑक्सीजन देने का काम करती है, और अगर उसको गारंटी कर दी जाए तो मैं ये मानता हूं कि ये किसान आंदोलन उसी दिन लगभग आधा टूट जाएगा। लेकिन इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से राकेश टिकैत आज की तारीख में नेतृत्व कर रहे हैं चीजों का, वो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है, और पॉलिटिकली आपने देखा राजस्थान में जो प्रोग्राम हुए, कांग्रेस के नेताओं ने टिकैत का फोटो अपने बैनर पोस्टर पर लगाया, कांग्रेस की भीड़ जुटाई गई। जहां भी वो जाते हैं पीछे से उस चीज को कौन मैनेज करता है, ये चीजें अब किसी से छिपी नहीं है। और पंजाब से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे भी समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों का पूरे तरीके से समर्थन मिल रहा है। आपने देखा होगा किसान पंचायतें कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति इसमें पूरे तरीके से घुस चुकी है। और जिस तरीके से अभी बात की जाती है कि कांग्रेस सांसद, बीजेपी सांसद का इस्तीफा होगा या किसको वोट करना है किसको वोट नहीं करना है, तो फिर ये किसान आंदोलन नहीं रह जाता है, ये आंदोलन राजनीतिक हो जाता है। हाँ, अपनी मांगे हो सकती है, अपने घर परिवार में भी समस्याएं पैदा होती हैं, हमें अपने मुखिया से भी बात करनी पड़ती है घर में। इसका मतलब ये नहीं होता पल्लवी जी कि हम घर के मुखिया को बदल देंगे। समस्याएं हैं, समस्याएं रखिए, उनके लिए माहौल बनाइए, पॉजिटिव माहौल बनाइए। दोनों तरफ से पहल हो सकती है। हम किसान हैं, हम देश के किसान हैं, मोदी जी के भी किसान हैं, और मोदी जी को बनाने वाला भी देश का किसान है। ठीक है शरद जी, सुना आपने, क्योंकि विशेषज्ञ भी लगातार यही कह रहे हैं कि आप लोग बात तो इन्होंने, मैं इनकी बात से सुनो, यही बात मैं कहता रहा हूं हमेशा। जिस दिन जो प्रधानमंत्री ने गुजरात में मुख्यमंत्री होने का दावा किया डीजल का और एमएसपी गारंटी कानून का, डीजल को एक तरफ रख दो, आप यूरिया डाई के रेट बढ़ रहे हैं एक तरफ रख दो, गैस के दाम बढ़ रहे हैं एक तरफ रख दो। भाई किसान को हर पूरा देश एमआरपी पे चलता है, सबको पता है। देश का किसान एमएसपी, जिसे देहात में कंट्रोल रेट या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते थे, पहले बुजुर्ग कंट्रोल रेट कहते थे इसको। भाई जब देश के किसान की लागत बढ़ती चली गई, एक बार देश के किसान ने कर्ज ले लिया, वो पटा नहीं पाया, रेहड़ी कुलचे वाला किसान से अच्छी रोटी खा रहा है, और 50 बीघे का किसान है उस पर साइड बिजनेस नहीं है, क्योंकि पशुओं का दूध का व्यापार भी आज ठप हो गया है, खान पान ऐसा हो गया, पशुओं में कमी बहुत सारी आ रही है, नहीं झेल पा रहा किसान, दूध का रेट नहीं बढ़ पा रहा है। तो किसान की जब वास्तविक गांव में उतरोगे, अगर घर के किसान के घर में कोई बाहरी इनकम नहीं है, बेरोजगारी है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, दूध का बिजनेस था वो पिट गया, खेती घाट, आज युवा कोई खेती में रहने को तैयार नहीं। हर आदमी अपने बिजनेस में, दुकानदार बेटे को दुकानदारी सिखाएगा, राजनेता अपने बेटे को राजनीति सिखाएगा, सरमाएदार सिखाएगा, लेकिन किसान का जो बेटा है, किसान का बाप अपने बेटे को खेती कराना नहीं चाह रहा आज, क्योंकि घाटे का सौदा हो गया। अब जब से देश आजाद हुआ है आज तक देश में किसान घाटे का सौदा। लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है ना कि संशोधन करेंगे, संशोधन करने से सरकार ने मना नहीं किया। अब जैसे संदीप चौधरी जी भी लगातार यही आपसे कह रहे हैं बयान में, अभी उन्होंने यही कहा ना कि मुखिया को नहीं बदल सकते हैं ना। अब देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई कानून आ चुका है तो एटलीस्ट उसे यूज करके तो देखिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो ठीक है, हटा देंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया, सरकार भी लगातार यही कह रही है। आपकी बात सुनो, मेरा संगठन भारतीय किसान लोक शक्ति कई बार मैंने कहा, राष्ट्रीय चैनल पे बोल चुका, 80 नंबर का जो पॉइंट है एमएसपी गारंटी कानून में, कोई भी बढ़िया प्लेयर आ जाए, कोई भी कारपोरेट घराना आ जाए, हम सरकार पे भी दबाव नहीं बना रहे, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदना करे। भाई वो मिलों को अच्छा होता क्या है, ये जो प्राइवेट आड़ती है या बड़े दुकानदार जो भी है, हमसे तो 700-800 में फसल लूट लेते हैं, और वो जाकर के सरकारी खरीद केंद्र पे उनके सिस्टम होते हैं, एमएसपी में बेच देते हैं, किसान लुटता है, व्यापारी लाभ कमाता है। तो क्या पूरा जीवन किसान के अब आपको पता नहीं, धान की, मक्का की, बाजरे की, अब आलू जब किसान के घर में नहीं था कितना महंगा था, आज क्या हालत हो गई आलू की, ये प्याज कितनी महंगी हो जाती है जब किसान के घर में आ जाती है, क्या हालत हो जाती है, आज गोभी की क्या हालत है। देखिए, मुझे लगता है कि भाई तुम सारा देख रहे हो, ये किसान मतलब कब तक रोए,
नहीं, देखिए शिवराज जी, एक चीज आप समझिए, सरकार तो इस चीज के लिए तैयार है कि हम आपको लिखित में देने के लिए तैयार है। के समय पर नहीं हो रहे आंदोलन, कांग्रेस के समय पर भी खूब हुए, खूब कहा ना, तो कांग्रेस ने सुना उस समय पर। आज जिस पार्टी को लेकर के आए ना वो सुन रही। शिवराज जी, अंतर बता दें उस समय के आंदोलन में और आज के आंदोलन में। हमें सुनेगा कौन? अरे सुने, मैं आपको अंतर बता दूं उस समय के आंदोलन में और आज के आंदोलन में। केंद्र सरकार कम से कम 20 बार ये कह चुकी है कि हम जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको जीएसटी के दायरे में लाना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश या नॉन बीजेपी शासित प्रदेश इनको जीएसटी में नहीं आने दे रहे हैं। आप बता दीजिए, आपने कितने मुख्यमंत्रियों से ये कहा कि हमारे आंदोलन का समर्थन करने से पहले आप कहिए कि हमारा राज्य समर्थन करता है कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में हो। इसमें कोई बात नहीं करना चाह रहा है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थ अगर जीएसटी के दायरे में होंगे तो सीधा सीधा किसान को फायदा मिलेगा। आप कहिए अमरिंदर सिंह से कि वो कहें कि पेट्रोलियम पदार्थों के लिए हमारा राज्य तैयार है कि जीएसटी के दायरे में आए। आप कहिए गहलोत से, आप उस पर बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज देखिए, आप पिछले आंदोलन की बात कर रहे हो, उस समय नेता हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह जैसे, जो अगर कहते थे तो करके दिखाते थे और सरकारें बदल के दिखाते थे। ऐसे नेता नहीं होते थे जो 2-2 बार 3-3 बार जमानत जब्त करके और फिर अंदरूनी तौर पर समझौते करके जानबूझ के किसानों को बेचने का काम करें। देखिए, सरकार आपसे बार बार कह रही है कि अगर आपको किसी तरह का बदलाव चाहिए, संशोधन चाहिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। आपके पास सरकार ने प्रस्ताव भेजा, आप बताइए कितने लोगों ने जवाब दिया, कितने लोगों ने कहा कि हम आपके इस प्रस्ताव से तैयार हैं या हमें इस प्रस्ताव पे आपत्ति है। नहीं, सिर्फ कानून हटाइए। भाई क्यों कानून हटाइए? आप कल को कहेंगे कि आप संविधान हटाइए क्योंकि हमें संविधान पसंद नहीं है, तो ऐसे देश नहीं चलता। आप भी संवैधानिक परंपराओं में बंधे हैं, सरकार भी संवैधानिक परंपराओं में बंधी है। सरकार जीएसटी भी लेके आई थी, किसानों ने विरोध किया था, लेकिन आज वही जीएसटी किसानों ने, व्यापारियों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? देखिए, बदलाव की गुंजाइश हमेशा होती है और सरकार अगर कानून लेके आती है तो हित के लिए ही लेके आती है। अब क्यों कुछ किसानों के बदले पूरे देश में बदलाव ना लाया जाए? क्यों गरीब किसान की बात ना सुनी जाए? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कानूनों को लागू होना दीजिए और सरकार आपकी जिन बातों को मान चुकी है उनको लागू होने दीजिए। इसके बाद आप कहिए कि सरकार भाई हमें ये समस्या है, लेकिन सिर्फ कानून वापस लीजिए, कानून वापस लीजिए, कानून वापस लीजिए। भाई एक कारण तो बताइए क्यों कानून वापस लीजिए। शिवराज जी, ठीक। एक तो पल्लवी जी, भाजपा की तरफ से जो भी बोलते हैं वो डिबेट में बौखला, मैं कितना शांतिपूर्ण, ये बौखला जाए, बौखलाओ मत, बात करो, हड़बड़ाओ मत, कोई बात नहीं। ना सदा देश तुम्हारा रहेगा, ना सदा देश कांग्रेस का रहा। ये वोट तंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोक की आवाज सुनी जाती है। चाहे भले हमें 1 सेकंड का टाइम मिले, लेकिन हमें लोक में वोट बटन दबाने पे हमें 1 सेकंड की ताकत मिलती है। इसलिए बौखलाओ मत। हमने आपको 300 प्लस सीट दिए, वो हम ही ने दिए। और मैं संपूर्ण रूप से राजनीतिक हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बड़ाई नहीं करता, लेकिन मेरे ऊपर भी भाजपा की छाप लगी हुई है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद और विधायक से पूछ लेना, जेवर विधायक और गौतम बुद्ध नगर सांसद, के लोक शक्ति ने इस दोनों चुनावों में किसका समर्थन किया। इसलिए बौखलाओ तो हो मत। अगर हमने वोट दिया, सरकार बनाई है, तो अपने अधिकार की बात कहने का हमारा अधिकार है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, मैंने कई बार ये बोल दिया, सारे मुद्दों को एक तरफ रख दो, सबको एक झोली डंडे में बांध के रख दो। प्रधानमंत्री जी जैसे चैनल पे आके ये बोलते हैं एमएसपी था, एमएसपी रहे, एमएसपी रहेगा, वो ये सिर्फ कह दें कि देश में एमएसपी मिलेगा और देश में एमएसपी गारंटी कानून बनेगा और जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा वो सजा का हकदार होगा। अब रही काले कानून की, मैं ये कह रहा हूं एमएसपी गारंटी कानून कर दो, पूरा संगठन बदलाव वाली बात भी नहीं करेगा कि बदलाव कर दो, तुम्हारी मर्जी बदलाव कर देना, और नहीं तो काले कानून बताइए मुझे। सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून तो क्या कृषि मंत्री जी ने गारंटी की बात नहीं की? थोप देना हम पे स्वीकार कर लेंगे। अरे कृषि मंत्री जी ने क्या गारंटी की बात, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार हैं। अरे गारंटी नहीं, गारंटी कानून इससे नीचे खरीदना हो। अरे पहले आप एक स्टेप तो बढ़िए, अब आप कहिए कि नहीं यही। देखिए, सरकार की भी अपनी व्यवस्थाएं, कोई कानून एक दिन में या 1 महीने में नहीं बन जाता। ये भी कानून अगर बना है तो 1995 से इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई चल रही है। तो दो एक बार प्रधानमंत्री चैनल पे आके जैसे था है रहेगा कह रहे हैं। अरे तो क्या नहीं कृषि मंत्री का संवैधानिक पक्ष नहीं है क्या? कृषि मंत्री जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है? देखिए, आपके राकेश टिकैत जैसे नहीं है जो जब कानून आए तो भाई चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा आज बड़ी खुश हुई होगी क्योंकि 70 साल बाद किसानों के साथ न्याय हुआ है, और 3 महीने बाद ऐसी कौन सी दिक्कत हो जाती है, कोई आत्मा शांत हो जाती है, उसी कानून में आपको खामियां नजर आने लगती है। देखिए, इस सरकार में कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो जिम्मेदारी से कहता है। यहाँ चाहे प्रधानमंत्री जी बात कहें, चाहे कृषि मंत्री जी बात कहें, अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो सरकार वो आपको दे के रहेगी। यहाँ बात गारंटी कानून का विश्वास नहीं दिया आज तक। अब आप कहिए नहीं वही कहें। देखिए, आप तो कह रहे हैं क्या राकेश टिकैत जी इस सीट पे तैयार है?
वो तो इसी पे अड़े हैं, नहीं भाई तीनों कानून वापस हो। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें खालिस्तानी फंडिंग आ रही है, क्योंकि उन्हें बैकफुट से पैसा आ रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी लोकसभा सीट चुनाव लड़ने का उन्हें लालच दिख रहा है। करते संन्यास ले लेके हम नहीं लड़ेंगे राजनीति से आगे किसी भी तरह का चुनाव हम और हमारे परिवार से। सर चौधरी चरण सिंह जैसा नेता चाहिए होगा अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपके आगे झुके। ये ऐसे नेता जो आज किसी की कुर्सी के आगे बिक जाते हैं, कल किसी की कुर्सी के आगे बिक जाते हैं, ये किसानों का भला चाहेंगे? ये तो किसानों के कंधों पर रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अरे सर, आप भी अगर किसानों की राजनीति करते हैं तो आप कम से कम किसान के हित की बात तो करते हैं। आप ये तो नहीं कहते हैं कि भाई हम तो देश विरोध के अगेंस्ट जो चीज होगी वही हमें चाहिए। संदीप चौधरी जी, लगातार सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि एक कदम आप बढ़िए, और किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम भैया क्यों बढ़े, एक कदम आप बढ़िए। आपको याद होगा संदीप चौधरी जी, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक कॉल की दूरी पर हैं हम, सिर्फ किसानों से कॉल करें और बता दे चर्चा का समय कब होगा, विज्ञान भवन में आकर के बातचीत हो जाएगी, मंत्री कर लेंगे आकर के। उसके बाद किसानों की तरफ से कहा गया कि नंबर दे दीजिए। तो ये जो एक कदम है, आखिर ये चलेगा कौन? देखिए पल्लवी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले भाटी जी से भी मैं बात करना चाह रहा था। भाटी जी, ये देखिए पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा है, अपनी माँ को देखा है, मेरे पिताजी नहीं है, माँ है, किसान है, और गन्ने का पेमेंट उनके अकाउंट में आता है। उनके अकाउंट में पहली बार ऐसा मेरी माँ ने देखा कि पैसा आ रहा है, मोदी जी भेज रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या किसानों को या जनता को इस चीज की तारीफ नहीं करनी चाहिए? अगर कुछ अच्छा हो रहा है, पहली बार हो रहा है 70 सालों में जब से देश आजाद हुआ है, क्या ये चीज मोदी जी की समझ में आए? मोदी जी तो किसान भी नहीं है, किसान परिवार से भी नहीं आते हैं, बहुत सारे मंत्री ऐसे बने हैं एक, लेकिन किसी भारतीय किसान यूनियन ने क्या इसका स्वागत किया? क्या उन्होंने जाके कोई डेलीगेशन भेजा जो देश के कृषि मंत्री से मिलता या प्रधानमंत्री से मिलता कि आपने हमारे लिए अच्छा सोचा? पहली बार किसी नेता ने कहा कि किसान की आय 2 गुना होनी चाहिए। पहले आज तक किसी ने ये चीज क्यों नहीं सोची थी? ये भी एक सोचने वाली बात है। मैं स्वराज जी आपकी बात पे आता हूँ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप किसान है, मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, मेरे लिए आप भगवान समान है, लेकिन इसमें राजनीति ये चीज है शिवराम जी, आज जिस चीज के पीछे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या राकेश टिकैत जो अभी हाल ही में चुनाव लड़े थे, लोकदल के टिकट पे चुनाव लड़े थे, कांग्रेस का समर्थन उन्हें हासिल था, क्या उन्होंने उस चीज से इस्तीफा दिया? आप मुझे दिखा सकते हैं वो इस्तीफा कहाँ है? किसी न्यूज़पेपर में छपा हो, किसी चैनल पे चला हो कि जब मर्जी वो किसान नेता बन जाएंगे, जब मर्जी वो राजनीतिक हो जाएंगे? तो ऐसे कैसे चलेगा? और ये चीज आज की तारीख में किसी से छुपी नहीं है। जिस तरीके से राकेश टिकैत राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रहे हैं पूरी तरीके से, तो कैसे मान ले कि ये जो आंदोलन है ये एक ही बात कहे चले जाओगे बार बार, तो वो तो डिबेट पे एक बात है, काफी देर से कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो एक मिनट शांति से। मैंने एक आवाज उठाई देश में, और मेरे संगठन ने, और मैंने उठाई, समाजवादी की सरकार थी अखिलेश की, उसके समय से उठाई, और योगी जी के समय पे वो पूरी हुई। मैंने कहा जिस प्रकार पूरे देश में खेतों की खतौनी होती है, उस प्रकार घरों की घरौनी बननी चाहिए, और मुझे उम्मीद थी कि वो उत्तर प्रदेश में लागू होगी, लेकिन योगी जी ने उस शर्त को हमारी को माना, और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने भी उस बात को माना, पूरे देश में उस पर काम चल रहा है। ये सिर्फ एक मेरी अकेले की मांग थी, 5 साल से लगा हुआ था, खेतों की तर्ज पर गांवों में घरों की घरौनी बने, और मैंने अपने लेटर हेड पर योगी जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा। पहले मेरी बात सुनो जो आप कह रहे हो। दूसरी बात, योगी जी ने जो किसान पे मिट्टी खनन पे जो दंडात्मक पुलिस कार्रवाई होती थी उसको खत्म किया। मैंने कई चैनलों पर बैठ के उनको धन्यवाद किया। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा में, सपा में डार्क जोन लगा हुआ था, किसानों को बिजली का बिल नहीं मिलता था, हम उसी समय से ज्ञापन दे रहे आ रहे थे। योगी जी ने हमारा डार्क जोन हटाया। मैं कई राष्ट्रीय चैनलों पे योगी जी का मैंने धन्यवाद। अरे अच्छा काम करोगे तो हम धन्यवाद देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बिजली के बिलों पे आज सुन लो, नहीं था। सुन लो भाई, सुन लो, मैं बता तो रहा हूं। आज बिजली के बिलों इतने महंगे हो गए, किसान का बेटा अपना इलाज नहीं करवा पा रहा, एक एक घर में 1000-1000, 1500 को महीना का बिल किसान घर में आ रहा है, और उन पे FIR हो रही है, अलग थाने बना दिया। शराब जिला के अच्छा नहीं किया, पहले कानून अच्छा नहीं किया होती थी। शराब जिला के कानून सरकार ने अच्छा नहीं किया। आप कह रहे ना अच्छा करेंगे तो स्वागत करेंगे, लाके अच्छा नहीं किया आपको लगता है? क्या चीज अच्छा नहीं किया, समझ में नहीं आया। कानून लाके, कृषि कानून लाके सरकार ने अच्छा नहीं किया। कानून में हम ये कह रहे हैं कि एक तो थोड़ी इसमें खामियां रही, आप भी मानती हो खामियां, सरकार भी मान गई है। संशोधन करने के लिए सरकार तैयार तो है, कर भी रही है लगातार संशोधन ना शरद जी।
आप बताइए कौन सा ऐसा क्लॉज दिया गया आप लोगों ने सरकार को दिया और जिससे सरकार ने इनकार कर दिया हो कि नहीं मैं इसमें संशोधन करने के लिए तैयार नहीं हूं। जो चीजें आप लोगों ने बोली सब में संशोधन करने के लिए सरकार तैयार थी और लगातार अभी भी कह रही है कि आप बताइए कि कहां पर संशोधन करना है, कहां पर दिक्कत है, मैं उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हूं। अब शराब जी अब खाट पे खटमल हो जाते हैं तो खटमल निकाले जाते हैं, खाट को घर से नहीं फेंक दिया जाता है। ठीक मैं मान गया पल्लवी जी, थोड़ा सा कहने पे मान गया, समझ गया। मैं आज ही नहीं बोल रहा, मैं फिर कह रहा हूं जिस दिन प्रधानमंत्री जी एमएसपी गारंटी कानून कर देंगे तो मैं तो यहाँ तक मान रहा हूँ। अरे मना कहाँ किया, कैसी बात कर रहे हैं? गृह मंत्री ने आप लोगों को लिखित में दिया था, आप लोग भूख हड़ताल पर चले गए थे और अब जा रहे हैं चुनावी राज्यों में सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए, क्योंकि आप लोग जो जिस तरीके से नहीं, आप लोगों को तथाकथित किसान नेता बोला जाता है ना, जो बॉर्डर पर मासूम किसान बैठे हुए हैं, तो गलत नहीं बोलते एक तरीके से। अगर इस पूरे बयान को मैं देखूं, आपके बयान को, राकेश टिकैत के बयान को, संदीप जी आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए मैं ये चीज कहना चाहता था शिवराज जी, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की आपको बात बताना चाहता हूं। जब गांव से अपने पास के कस्बे में, शहर में कोई जाता था, भाई बहन या सेफ नहीं आता था, वो लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती थी, बाइक छीन ली जाती थी, पुलिस वालों के हथियार छीन लिए जाते थे, दिन दहाड़े पुलिस वालों को गोली मार दी जाती थी, उनको संरक्षण दिया जाता था राजनीतिक लोगों के द्वारा। आज की तारीख में वो चीजें नहीं है। आपने देखा होगा सबसे पहली चीज सुरक्षा होती है, और जिन चीजों के बल पे हमने ये सरकार बनाई थी, आपने ये सरकार बनाई थी, उसमें किसान का मुद्दा नहीं था। आज किसानों की समस्या उस पर बात होनी चाहिए। मुद्दा था सुरक्षा का, लोग सुरक्षित नहीं थे, सुरक्षा देने का काम इस सरकार ने हम लोगों को किया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आपके पास सड़कें नहीं थी, सड़कों का जाल बिछाने का काम जो उत्तर प्रदेश में आप लोनी से लेकर सहारनपुर तक जाते हैं, जो पिछले 20-25 सालों से गड्ढों से युक्त था, हाईवे है लेकिन किसान चल नहीं सकते थे, हरियाणा से होकर वो जाते थे, पानीपत होकर वो निकलते थे, लेकिन ये चीजें की हैं, आज आप उनको कहने वाले नहीं है। तो इस तरीके की चीजें हैं जिन्होंने पूरा परिप्रेक्ष्य बदल दिया, और आप एक किसान आंदोलन के लिए केवल राकेश टिकैत की राजनीति चमकाने के लिए सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, आप बंगाल तक जाने की बात कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, योगी जी ने बदमाशों पे एनकाउंटर भी किए, घुटनों में गोली मारी, निशाना सटीक लगाया, हम उस चीज के लिए अलग भी तारीफ करते हैं। ऐसा नहीं, अच्छे काम करोगे तो अच्छे कहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में धान, मक्का, बाजरा, फिर ये भी कह देते ना कि संशोधन करके पराली पर जो आप लोगों को ये कहा गया था कि किसानों को जेल हो जाएगी, उसमें संशोधन किया गया है, सरकार ने अच्छा काम किया। अब आप स्वराज जी ये तो सोचते नहीं है ना कि अगर कृषि कानून रद्द हो जाएंगे तो संशोधन किए गए थे वो भी रद्द हो जाएंगे। स्वराज जी मैं एक आपकी बात का जवाब दे दूं, जो पार्टी या जो सरकार धारा 370 हटा सकती है, राम मंदिर बना सकती है, आपको सुरक्षा देने का काम कर सकती है, लव जिहाद को रोक सकती है, हाईवेज का नेटवर्क देश के अंदर बिछा सकती है, क्या वो किसानों के 3 जो ये कानून है इनका समाधान नहीं कर सकती? कर सकती है ना। आप यकीन रखिए, आप बातचीत का माहौल बनाइए, ये चीज भी हो जाएगी। ठीक है संदीप द्विवेदी जी, ठीक है शराज जी, एक मिनट शराज जी, संदीप द्विवेदी जी, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, हालत क्या हुई बीजेपी की आपने देख ही लिया होगा, और उसके बाद आप पंजाब चले जाइए, वहां पर क्या हालत हुई है वो भी देख लिया होगा। तो कहीं खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। नहीं देखिए, खामियाजा तो जब पिछली बार लोकसभा इलेक्शन के पहले बायो पोल हुए थे तब भी कहीं ना कहीं हमें कुछ सीटें खोनी पड़ी थी और लोगों को बड़ी खुशी हुई थी, खासतौर पर विपक्षी दल को, कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। इसके बाद लोकसभा में क्या हुआ, सबको पता चल गया कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो आम व्यक्ति के हमेशा हित की बात करते हैं और ईमानदारी से बात करते हैं, आज कहीं ना कहीं उसके साथ व्यक्ति खड़ा है। देखिए, इन कृषि कानूनों को लेकर सरकार फिर कई बार कह चुकी है कि भाई आपको जो सरकार ने लास्ट मसौदा दिया है कि आप उसमें कमियां तो बताइए। आज 1 महीना लगभग होने के लिए तैयार है, अंतिम जो 11वें दौर की बात हुई थी, आज तक किसी किसान नेता ने उस पर एक चर्चा नहीं की, ना ये कहा कि भाई इसमें क्या खामियां हैं, बस एक ही बात कहते हैं मीटिंग। आपको कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मीटिंग के लिए आपका स्वागत है, लेकिन आप पहले जवाब तो दीजिए। आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, आप कमियां बताने के लिए तैयार नहीं है, आप बैठ के बातचीत करने के लिए नहीं तैयार है। करना क्या है, आपको भाप पंचायत करनी है, आपको राजनीति करनी है। अरे उस समय कहां चले गए थे जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे? तब को ना दिख गए थे, ना राकेश टिकैत दिख गए थे, ना अजीत सिंह दिख गए थे, तब भी आप इसी खाप पंचायत में आके बात कर लेते, लेकिन तब आपके पास इन किसानों की चिंता की जिक्र नहीं किया आपने। देखिए, ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राकेश टिकैत बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10,000 वोट हमें नहीं मिलता, जमानत जब्त हो जाती है, 20,000 वोट मिल जाएगा तो कम से कम इज्जत बच जाएगी, इससे ज्यादा उनकी और कोई मंशा नहीं है। सरकार से बातचीत करने के लिए या फिर पश्चिम बंगाल, असम पास है, वहां पर जाकर के किसानों से बातचीत करने के लिए? देखो मेरी बात सुनो,
सुनाइए। आपके चैनल पे बैठ के ईमानदारी से कह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में भारतीय किसान लोक शक्ति के भी पदाधिकारी हैं। मैंने किसी से नहीं पूछा कहाँ वोट कर रहे हो, कहाँ वोट करोगे, ना मेरा उस चीज से कोई लेना देना। मैं अपना स्वतंत्र संगठन चला रहा हूँ, किसानों की मांगों के साथ हूँ। मैं नरेंद्र तोमर जी से मिला हूँ, हाथ जोड़ करके कहते हैं 42 से 43 किसान संगठन जो थे वो विज्ञान भवन में जाते थे सरकार से बातचीत करने के लिए, तब आप लोग एक हो जाते हैं, सारे संगठन एक हो जाते हैं और आप लोग ये दावा, सुनिए पहले मेरी बात स्वराज जी, तब सुनिए मेरी बात पहले, तब आप लोग ये दावा करते हैं कि नहीं हम पूरे देश के किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उनका समर्थन लेकर के आगे चल रहे हैं, पूरे देश के किसानों का हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि किसानों जो पूरे देश के किसान हैं वो हमारे साथ हैं। और वहीं पर जब बात आती है राकेश टिकैत के इस बयान की, तो आप लोग संगठनों में बढ़ जाते हैं, आराम से अपने आप को सेव कर लेते हैं जाकर के, ये कहते हुए अरे नहीं भैया देखिए हम तो लोक शक्ति के हैं और वो तो भारतीय किसान यूनियन के हैं, तो हमसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। या तो आप कह दीजिए आप लोग सारे पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जाकर के सरकार से बात कर रहे हैं, या तो कह दीजिए कि नहीं हम संगठनों में बटे हुए अपने अपने मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। अब पल्लवी जी एक बात बताऊं, दो बता दीजिएगा। जो हमारे साथ ही बोलते हैं आप बीच में नहीं बोलती, और मैं बोलना शुरू करता हूं तो आप भी बोलना शुरू कर देती है, बात पूरी कैसे होगी? देखिए आप मुद्दे की बात करेंगे ना स्वराज जी, तो मैं भी सुनूंगी, मैं मुद्दे पे बोलूंगा, नहीं आप मुझे आप बताइए ना, आप संगठनों में क्यों बढ़ जाते हैं जब सवालिया निशान खड़े होते हैं आप लोगों पर आकर के, क्यों बढ़ जाते हैं आप संगठनों में? मुझे बोलने का टाइम दोगे जब तो 1 मिनट दिया, आप बोलिए शुरू करता हूँ, संगठनों में क्यों बढ़ जाते हैं आप बताइए, क्यों बढ़ जाते हैं बीच में? तो आप बोलती नहीं, मेरे बीच में बोलती रहती है। अरे बताइए ना आप संगठनों में क्यों बढ़ जाते हैं, पूरा ये मत कहिएगा, नहीं स्वराज जी गलत बात स्वराज जी, ये मत कहिएगा कि आपको समय नहीं मिलता है, सबसे पहले आप ही के पास आई थी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप संगठनों में, अरे प्रभु संगठनों में क्यों बढ़ जाते हैं आप, ये बताइए ना। अभी वो पश्चिम बंगाल में जाने का नहीं, हमने तो नहीं कहा, हमारे संगठन इससे नहीं जुड़ा हुआ है। अभी जब विज्ञान भवन में बातचीत करने जाएंगे तब सारे संगठन एक हो जाएंगे जाकर के, तब कहेंगे हम पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ करके। और बॉर्डर पर मासूम किसान जो बैठे, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं ना आराम से, और बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है। मैं चुप हो जाता हूँ, बोलते रहो मैं चुप हो, तो मैं धमकाओ जितना धमकाना मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं अरे शिवराज बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ जवाब दीजिए। आपसे सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा है, बता दीजिए। देने दोगे तभी तो भाई, अरे दीजिए ना, जवाब दीजिए, अपनी बात रखिए आप। तो मैं ये कह रहा हूँ खुले शब्दों में, मैं किसान मोर्चा का कभी अंग नहीं रहा, किसान मोर्चा के साथ किसी मीटिंग में नहीं गया, किसान मोर्चा की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, लेकिन मैं देश में किसानों के लिए जो एमएसपी या गारंटी कानून बने, इसके लिए मैं नरेंद्र तोमर जी से भी उनके मंत्रालय में बैठ के हाथ जोड़ के निवेदन करके आया, सिर्फ एक मांग पूरी कर दो देश में, ये न्यूनतम सबसे नीचे का मूल्य है। किसान घाटे की खेती करता रहा है, किसान को कुछ नहीं बचा। चूंकि मैंने किसानों के लिए संगठन बनाया है, स्वतंत्र संगठन बनाया है, मैं किसी किसान मोर्चा के भी दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं, लेकिन किसानों की मांगों के साथ, चाहे मुझे आतंकवादी कहा जाए, चाहे मुझे देशद्रोही कहा जाए, चाहे मुझे खालिस्तानी कहा जाए, चाहे मुझे पाकिस्तानी कहा जाए, किसानों की मांगों के साथ अगर किसान संगठन बनाया है, संपूर्ण राजनीतिक रूप से, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मुझे भाजपा कांग्रेस सपा बसपा से कोई लेना देना नहीं, वो मेरे पहले बयानों में आगे हो गया। किसी ने जो सत्ता में चला, कांग्रेस भी सत्ता में आ जाएगी, हमें तो उससे भी जूझना पड़ेगा। स्वराज जी आपको पता है आज की चर्चा में आप बड़े नरम तरीके के साथ बैठे हुए हैं, बड़े नरम तरीके से आप जवाब भी दे रहे हैं। मैं आपके साथ अपनी पिछली चर्चा भी याद करने लगी थी, जिसमें आप आराम से घर में बैठे हुए थे, और उस वक्त मैंने आपसे पूछा भी था कि कुछ खा पी रहे हैं क्या आप, जब बॉर्डर्स पर किसान बैठा हुआ था और वो भूख हड़ताल पर, सुन लीजिए मेरी बात, वो भूख हड़ताल पर था, तो आपने कहा था हम किसान नेता बनते नहीं हैं, हम किसान नेता हैं और हम इस पूरे देश के किसानों का, किसान नेता हूं मैं, बनता नहीं हूं। स्वराज जी सुनिए, हाँ बिल्कुल, आपने कहा था हम किसान नेता हैं और पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जितनी बार मैंने आपसे चर्चा की है ना, आप आराम से अपने घर में आराम फरमाते हुए नजर आए हैं मुझे, और हर बार मेरा यही सवाल रहता है कब जा रहे हैं बॉर्डर्स पर। संदीप द्विवेदी जी जवाब दीजिए। मैं रहने दीजिए, सुन लो। हाँ। मैं दो महीने लगातार दलित प्रेरणा स्थल पे बैठा नोएडा में, और आज मेरा धरना गाजीपुर पर चल रहा, मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं। कमाल की बात है, और उसके बाद आराम से आ जाते हैं घर में बैठने के लिए। और बॉर्डर्स पर जो किसान बैठा उसका क्या, संदीप द्विवेदी जी? देखिए मुझे लगता है कि मास्टर शिवराज जी, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलन को, आज 4000 ट्रैक्टर गए हैं, कल 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए आप किसानों के हक की बात करने आए हैं, तो उसमें ट्रैक्टर बीच में कहां से आ गया?
अगर आपको करना है आप करिए पैदल मार्च गांधी जी की तरह, देखिए कैसे सरकारें नहीं हिलती, आपको भी पता चल जाएगा कितना किसान आपके साथ खड़ा है, तो सरकार को भी पता चल जाएगा कितना किसान सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन आप सिर्फ एक जगह बैठ के, आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था और किसी ऐसे न्यूज़पेपर की न्यूज नहीं थी, एक बहुत अच्छे न्यूज़पेपर की न्यूज थी जो आपको ही सपोर्ट करता है, स्पष्ट लिखा था कि 24 घंटे लंगर चलाने के बाद भी आपके आंदोलनों में भीड़ नहीं आ रही है। ये तो नौबत आ गई है। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा। आप जिस तरीके से बार बार कानून वापस लीजिए, कानून वापस लीजिए, अरे कानून में संशोधन को लेकर सरकार ने जो आपको प्रस्ताव दिया है, पहले आप उस पर तो अपनी राय बता दीजिए। आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। किसान चाहता है कि भैया जो हमें मिला है, अगर देखिए तो चौधरी चरण सिंह जी स्पष्ट तौर पे कहते थे कि अगर सरकार 25 पैसे की बात कर रही है तो पहले 25 पैसे ले लो, 75 पैसे हम बाद में छीन लेंगे। लेकिन आज तो आप ना 25 की बात कर रहे हैं ना 75 की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं एक उस पूरी मांगों के अलावा कि भाई कानून वापस लीजिए। भाई मुझे लगता है कि सरकार ने अगर आपसे कहा है कि आप सरकार के प्रस्ताव पर रिप्लाई दीजिए, सरकार ने आपसे कहा है कि बैठ के आप कम से कम चर्चा करिए, कमियां गिनाइए, तो कम से कम मौका तो दीजिए सरकार को। आप फिर भी राजनीतिक पार्टियों को, और जो राजनीतिक पार्टियां आपका समर्थन कर रही हैं, मास्टर स्वराज मैं आपको कहूंगा कि लेटर लिखिए, वो अपने राज्यों में कहें कि हम चाहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में आए, हम चाहते हैं पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए। आपको पता चल जाएगा कितने स्टेट के लोग आपके साथ खड़े हैं, पता चल जाएगा कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी और जो जीएसटी पे आपके साथ गेम खेल रहे हैं उनकी हकीकत क्या है। केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों की जिद की वजह से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है संदीप चौधरी जी, अगर हालिया में हो चुनावों की बात करें तो अगर गुजरात को छोड़ दें, तो गुजरात को छोड़ के और बात करें दिल्ली की, पंजाब की बात करें तो बीजेपी की कैसी किरकिरी हुई है तो वो तो आपको पता ही होगा। अब जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है, राकेश टिकैत ने कह दिया है वहां जाएंगे, किसानों को बताएंगे जाकर के कि कौन सी सरकार से उनका हित हो सकता है। आप किस नजर से देखते हैं, कहीं बीजेपी को घाटे का सौदा ना करना पड़ जाए? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। जो ये ग्राम पंचायत के या पंचायत जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इनसे आप किसी सरकार की बनने बिगड़ने की तुलना नहीं कर सकते और ना ही सरकार के काम का एनालिसिस कर सकते, क्योंकि आप ये देखिए ओवैसी की तो कहीं सरकार नहीं है। ओवैसी को बिहार में भी सीट मिल जाती है, ओवैसी को गुजरात में भी सीटें मिल जाती हैं। गुजरात में अभी तक के अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ किया नहीं है, अरविंद केजरीवाल को वहां पे सीट मिल जाती है। तो आप ये देखिए हम किस मुद्दे पे जा रहे हैं और क्या चीज है जो इफेक्ट करेगी। आपने देखा होगा जिस तरीके से फेस पे वोट होता है, पार्टी पे वोट होता है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ आपने देखा मोदी जी के फेस पे चुनाव हुआ, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आपने देखा जहां दूसरी सरकारें बनी वहां पे उनको वोट मिला, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वोट मोदी जी को मिला। तो इसी तरीके से ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, ये अलग तरीके के चुनाव हैं, इनको पार्टी लेवल पे या सरकार बदलने के लेवल पे आप नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरीके से राकेश टिकैत इस आंदोलन को राजनीति में लेके घुस रहे हैं, पार्टियां बदलने में लेके, सरकार बदलने में लेके घुस रहे हैं, तो इसका मतलब इसका पूरे तरीके से आज की तारीख में राजनीतिकरण हो चुका है। और इस चीज को स्वराज जी इस तरह भी समझा जा सकता है कि 2022 तक इस आंदोलन को लेके जाना चाहते हैं राकेश टिकैत, इसलिए आज वो बात नहीं कर रहे हैं। 2022 तक ले जाने का मकसद पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव उनको दिखाई दे रहा है, उनका अपना कुछ मकसद है जो उनके दिमाग में चल रहा है और इसीलिए उन्हें कांग्रेस की भी सपोर्ट मिल रही है, इसीलिए उन्हें अजीत सिंह की सपोर्ट मिल रही है, इसीलिए उन्हें समाजवादी पार्टी की सपोर्ट मिल रही है। और आपको याद होगा जब वो चुनाव लड़े थे, लोकदल का टिकट था, लेकिन उस टिकट पे कांग्रेस का निशान भी था, हाथ का पंजा भी था, दोनों ने सपोर्ट किया था, लेकिन फिर भी वो अपनी जमानत जब्त नहीं बचा पाए थे। और इस चीज को समझना पड़ेगा, आज किसानों के कंधे पे आप भीड़ तो जुटा सकते हो, एमएसपी दिखा के भीड़ जुटा सकते हो, क्योंकि मुद्दा है और हकीकत में समस्या है, लेकिन इसको वोट बैंक में आप बदलना चाहोगे तो मुझे नहीं लगता। जो आदमी आपको सुरक्षा देने का काम करता है, रोड देने का काम करता है, आपकी आय दोगुना करने का काम करता है, जो आपको बिजली पानी देने का काम करता है, और जिसने कहा है कि मैं तुम्हारी आय दोगुना करूंगा, उस आदमी को छोड़कर वोट खिसक जाएगी। तो ऐसा नहीं है, योगी जी भी मजबूत है, योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और वहां की जनता से मेरी बात होती है, वो कहते हैं योगी जी की जरूरत है। आज की तारीख में कई उत्तर प्रदेश के किसी शहर का नाम आप पाकिस्तान से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन योगी जी के आने से पहले जब कैराना जाते थे तो वहां पे कोई भी बोलता था कि ये मिनी पाकिस्तान है। जब आप मुरादाबाद जाते थे तो आपको पाकिस्तान दिखने लगता था, जब आप देवबंद जाते थे आपको पाकिस्तान दिखने लगता था। आज आपको पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान दिखता है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। शरद जी जवाब दीजिए। एक सोची समझी रणनीति के तहत आप लोग बात नहीं कर रहे हैं सरकार से, जबकि सरकार लगातार कह रही है कि आप बात करिए आके। शरद जी
2022 मैं तो योगी जी को पसंद करता हूँ और देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, लेकिन समस्या ये है नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वो चलो इनके अंदर की बात है, मैं तो देखना चाहता हूँ योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने। चलो वो अलग की बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ऐसा आपने कौन सा उनका बयान या कौन सा, सर ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ संसदीय दल डिसाइड करता है कौन पीएम होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ 10 जनपद से डिसीजन नहीं लिए जाते, यहाँ कहीं ना कहीं बैठ के पार्लियामेंट बोर्ड और संसदीय दल डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप 24 घंटे में वार्ता बुलाएं, ऑफर करें वार्ता का। रिप्लाई आपको करना है, सरकार स्पष्ट कह चुकी है, कृषि मंत्री कह चुके हैं कि आप अपना जो अंतिम प्रस्ताव दिया है इस पर जवाब दीजिए। स्वराज जी क्या चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा कि आप बात करिए आकर के, वो समझ में नहीं आया। सुनिए ना स्वराज जी, वो समझ में नहीं आया। इन्विटेशन कार्ड बनाया जाए, बाकायदा एक एक किसान संगठन को दिया जाए कि हाँ ठीक है आप लोग आइए बातचीत करिए आकर के। अरे टाइम और डेट आप लोगों को बताने के लिए सरकार ने कहा है। स्वराज जी, पल्लवी जी आप चैनल चला रही हैं, हमेशा वार्ता प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बुलाई जाती है। जिले में भी आंदोलन होते तो प्रशासन वार्ता तय करता है, हम आज से आंदोलन नहीं कर रहे। स्वराज जी, मैं यहाँ पर आपको एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ, गृह मंत्री ने आप लोगों को जब लिखित में आश्वासन दिया था ना कि ठीक है एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है। अब आप बताइए कि आगे की चर्चा कहां पर रखी जाए और किस तरीके से आप लोग शामिल हो सकते हैं विज्ञान भवन में चर्चा में आने के लिए। आप लोगों ने पता क्या किया था? भूख हड़ताल पे चले गए थे, लिख के नहीं दिया था आकर कि कब चर्चा होगी। याद आया कुछ? पत्रकारिता कर रही है, याद आया कुछ? अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हैं स्वराज जी, कैसी बात कर रहे हैं? याद नहीं आता ना मुझे, आपको पता है बैकडेट में लेके जाना पड़ता है स्वराज जी कि आप कुछ याद करिए जा करके। आप कह रहे हैं कि देना पड़ता है, तो क्यों नहीं गए थे आप लोग? तो क्यों नहीं गए थे? नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ मना कर दिया, एमएसपी गारंटी कानून नहीं कर सकते हम। सर कैसी बात कर रही हो आप? लिखित में सरकार आपको एमएसपी देने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं लिख के देंगे एमएसपी रहेगा, लिखित में गारंटी देंगे एमएसपी रहेगा। और आप क्या चाहते हैं? नहीं चाहिए, मिलेगा चाहिए। अरे सर लिखित में ये देने के लिए तैयार है कि अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो वो जेल जाएगा, यहां तक सरकार ने कहा है। दिलवा दो तो कहा तो लिखित में। अरे सर राकेश टिकैत आप तक वो बात आने दें तब तो है, उन्हें तो अपनी राजनीतिक बात को। सर आपको ही नहीं पता कि आपका क्या डिस्कशन हुआ है, क्या आपसे कृषि मंत्री ने कहा है बस आंदोलन करना है? क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश आया है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। ये तो आप मैं ये कह रहा हूँ आप एमएसपी गारंटी कानून बिना वार्ता के कर दो, मत करो किसान नेताओं से वार्ता। किसान नेता को डालो जेल में। सरकार ने आपको प्रस्ताव भेजा वो आपने पढ़ा? एमएसपी गारंटी कानून बना दो। सरकार ने आपको जो प्रस्ताव भेजा वो आपने पढ़ा? देश का किसान आपके साथ खड़ा। सरकार ने आपको जो 11वें दौर की बात के बाद प्रस्ताव भेजा वो आपने पढ़ा? किसी भी किसान नेता ने उसको जवाब दिया? उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। रहेगा ना किसान मोर्चा के साथ रहेगा, आप देश में एमएसपी गारंटी कानून बनवाए। ठीक है संदीप चौधरी जी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार प्राइसेस जो है वो बदलते रहते हैं, धान गेहूं किसी भी फसल की हम बात करें बदलते रहते हैं, फिर भी सरकार ने बोल दिया कि ठीक है हम लिखित में चीजें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पिछले 100 दिन से आंदोलन, लगभग 3 महीने से आंदोलन चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या जो किसान संगठन, ये तथाकथित नेता, स्वराज जी तो खैर नेता है ही है, तो ये जो नेता है, किसान नेता है, तो ये कहीं ना कहीं समझ, ठीक है स्वराज जी, कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं या फिर मासूम किसान जो बॉर्डर पर बैठा हुआ है उसे समझने नहीं देना चाहते हैं कि एक्चुअल में सरकार तो संशोधन करने के लिए तैयार है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्राइसेस बदलते रहते हैं हर साल। संदीप चौधरी जी, देखिए पल्लवी जी, इसमें बहुत गहरी बात छिपी हुई है, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। अगर प्रधानमंत्री देश के अंदर रहेंगे तभी वो बात कर पाएंगे। अगर हमारे किसान नेता बॉर्डर पर रहेंगे, जिस तरीके से 11 दौर की बात हुई है, तभी बात कर पाएंगे। आप स्वराज जी, आपको मालूम है राकेश टिकैत के अगले 1 महीने के कार्यक्रम लगे हुए हैं, डे बाय डे, डेट टाइम हर चीज फिक्स है, तो बातचीत कैसे होगी? उनको मालूम है कि दिल्ली में रुकूंगा तो बातचीत हो सकती है, सरकार का इनविटेशन आ सकता है, इसलिए उन्होंने माहौल बना दिया है कि बातचीत तो करनी ही नहीं है, ये आंदोलन तो 1 साल तक चलना है। और इसीलिए उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल बना लिया है, पूरे कार्यक्रम लगे हुए हैं उनके, हर स्टेट के डेट वाइज। अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज सकता हूं, मेरे पास है पूरे कार्यक्रम उनके। तो आप सबसे पहले अपने किसान नेताओं को बोलिए कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठिए, हम सरकार से बात करने आए हैं, हम चुनावी प्रचार करने नहीं आए हैं।
हैं, हम कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, हम समाजवादी पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, हम मायावती के लिए काम नहीं करेंगे, हम किसानों के लिए आए हैं, किसानों के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एजेंडा सेट करना पड़ेगा। आप तो बंगाल का चुनाव फिक्स करने चल दिए। शराज जी, मैं एक बात कह रहा हूं, कई बार कह दी, वही कहता रहूंगा। आप किसी भी किसान नेता से, मुझसे, राकेश से, किसान मोर्चा से बात ना करें। आप सीधी एमएसपी गारंटी कानून की घोषणा कर दें, नंबर एक। दूसरी बात, 24 घंटे में आप वार्ता बुलाएं। चाहे राकेश टिकैत अमेरिका में है, वो वार्ता करने ना जाए तो उसको छोड़ के घर तो पहुंचाओ। आप क्यों नहीं पहुंचा रहे? क्या डर लग रहा है आपको? मत करो बात, करवा दो एमएसपी गारंटी कानून। देश का किसान आपके साथ खड़ा है। और वार्ता करने का तुम्हें शौक है तो 24 घंटे में वार्ता रखो। वो अमेरिका नहीं आएगा तो छोर के घर पहुंचाओ। खाली चैनलों पे एक दूसरे को बुराई देते रहो। ठीक है, ये क्या है? संदीप द्विवेदी, शौक है वार्ता करने का। आप कहीं ना कहीं अगर आप लोग एमएसपी पर तुरंत के तुरंत चर्चा बुला लेते हैं और कहते हैं ठीक है लिखित में देने के लिए तैयार है, तो उसके बाद ये किसान संगठन ये ना कहने लग जाए कि किसान बिल जब लाए थे तब तो आप लोगों ने हमसे पूछा नहीं था, अब आप लोगों ने जो हम मांग रहे थे वो भी कर दिया, उससे पहले हमसे क्यों नहीं पूछा? नहीं, देखिए, मैं फिर वही चीज कहूंगा कि किसान बेचारा खुश है जिस तरीके से तीनों कानून आए हैं, और जिस तरीके से छोटा और मध्यम वर्गीय किसान है वो मजबूत हुआ है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से खुश है। धरने पे वो बैठे हैं जो कहीं ना कहीं जानबूझ के कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए एक बहाना पकड़ना चाह रहे थे और किसानों के कंधों पर रख के अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे थे। बाकी राकेश टिकैत क्या है, पूरा देश बहुत अच्छे से जानता है कितने बड़े किसान नेता हैं और कितना इनके साथ किसान खड़ा है। देखिए, केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख है। केंद्र सरकार ने अपना जो अंतिम जो मसौदा था वो भेज दिया है कि सरकार ये बदलाव करने के लिए तैयार है। आप अपनी सहमत बताइए। एक लिमिट तक सरकार इंतजार करेगी, नहीं करेंगे आप तो सरकार उठा के उनको जो संशोधन है उनको पारित कर देगी और कानून को लागू कर देगी। फिर राकेश टिकैत जी चाहे सपा से चुनाव लड़े, चाहे कांग्रेस किससे लड़े और चाहे दोनों के समर्थन से लड़े, अपनी करते रहे राजनीति। फिर यही किसान इन्हें इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दौड़ा के इन्हें वोट देगा, तब इन्हें समझ में आएगा। अच्छा, तुम्हें राकेश टिकैत की चिंता है, देश के किसान की चिंता है? पहले ये बताओ भैया, लीडर तो इस समय आप लोगों ने राकेश टिकैत को बना रखा है। आप दूसरा नाम बता दो जो राकेश टिकैत के अलावा इस समय लीडर हो। आप बता दीजिए, मीडिया में टीआरपी इस समय दूसरे किसी किसान नेता को दी जा रही हो। इस समय किसानों का भगवान तो राकेश टिकैत स्वयंभू बने फिर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं ऑब्वियसली राकेश टिकैत की बात सुनी जाएगी, उसकी जांच हो जाती है। कोई किसानों के फेवर में गाना बना दे, उसमें मुकदमा लिख जाता है। ये तो तानाशाही तुम्हारी चलती रहेगी। किसमें लग गए मुकदमे? वही तो सरकार पूछ रही है। समस्या इस आंदोलन की जड़ तो वही है कि आपकी शर्त पहले भी थी कि आपने जितने भी आंदोलनकारी जो कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, उनके केस वापस ले लीजिए। भाई क्यों ले लीजिए? आप उमर खालिद की बात करते हैं, कभी आप किसी और की बात करते हैं। भाई आप करिए ना किसान आंदोलन की बात, आप करिए ना किसानों की बात। आप उसमें बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप किसी कानूनों पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं किसान समझ रहा है। और आप जो लोग कह रहे हैं ना कि हम बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे, आप जाके देख लीजिए, इन्हें भी पता चल जाएगा राकेश टिकैत जी को कितना किसान इनके साथ खड़ा है। और सरकार को अगर घमंड है तो सरकार को भी पता चल जाएगा। हम तो तैयार हैं, हम तो घर घर जाके किसानों को समझा के भी आए और किसानों के बीच में रह के समझ के भी आए हैं। हमें पता है कि चाहे बुंदेलखंड हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, जितना गरीब किसान है, पूरा का पूरा किसान मोदी जी के साथ खड़ा है। 2000 बिना किसी कटौती के और बिना किसी नेता के दरवाजे हाजिरी लगाए उसके अकाउंट में पहुंच रहा है। किसान बैठा हुआ है वो, उसका भी जिक्र कर दीजिए ना। नहीं, देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि सरकार हर व्यक्ति को मनाने के लिए तैयार है। इवन सरकार जानती है कि राकेश टिकैत सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन अगर नहीं सुनेंगे तो सरकार के पास और भी सरकार किसानों को मना के कहीं ना कहीं संसद में प्रस्ताव पारित करेगी। शराज जी, मैं ये कह रहा हूं, जब देश का किसान मोदी जी के साथ तो आप अपनी हक धर्मता पे खड़े रहो, कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं है। अरे सर, एमएसपी गारंटी कानून भी मत बनाओ, डीजल के दाम भी सस्ते मत करो। अरे डीजल के दामों पे मैंने आपसे कहा तो कह दीजिए कैप्टन अमरिंदर और राजस्थान के सीएम गहलोत जी बहुत आपके समर्थक बनते हैं। एक बार बयान दे दे कि जीएसटी का हम समर्थन करते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में हो। सबसे ज्यादा राज्य सरकारें गाड़ी कमाई करती है पेट्रोलियम पदार्थों पे, और वही नहीं, नॉन बीजेपी शासित राज्य सीएम नहीं चाहते कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थ हो। यही पेट्रोल डीजल जो आप 80, 90 और 100 खरीद रहे हैं, यही 50, 55। संदीप चौधरी जी, आपने दोनों लोगों को सुना, आप किस तरीके से पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए
पल्लवी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों की समस्याएं हैं। मैंने पहले भी बताया था, और किसानों की समस्याएं बहुत हैं। उन पे काम होना चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए। राकेश टिकैत को बात करनी चाहिए, एक परफॉर्मा रखना चाहिए कि जिन लोगों के गन्ने का पेमेंट या दूसरे जो पेमेंट हैं वो बकाया पड़े हैं, सरकार वो बकाया पेमेंट दे। गन्ने का रेट, जो नया रेट है वो निर्धारित करे, कितना बढ़ाना है उसमें वो चीजें डिसाइड करे। जो एमएसपी वाला मुद्दा है ये बात करने का है। लेकिन आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, जिस तरीके से चुनावी तैयारी होती है ये पूरे तरीके से 2022 के चुनाव की तैयारी है। पंजाब में कांग्रेस को अपना गढ़ फिर से बचाना है, उत्तराखंड की सरकार वो बदलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार वो बदलना चाहते हैं। तो ये तैयारी पल्लवी जी सरकारें बदलने की है, और कहीं ना कहीं इनके मुंह से भी निकल जाता है। आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान का एक अनपढ़ आदमी भी ये नहीं कह सकता कि बक्कल उतारने की बात, क्या आप देश के प्रधानमंत्री को, वो अब केवल एक किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, आपका भी प्रधानमंत्री है, हमारा भी प्रधानमंत्री है, क्या आप बक्कल उतारने की बात, बक्कल उतारने का मतलब समझते हैं किसी व्यक्ति को इतना मारना कि उसकी बॉडी से मांस निकल जाए, उसकी खाल उतर जाए? क्या इस तरीके की शब्दावली अच्छी लगती है? तो किस तरीके से आप इनको किसान कह सकते हैं? किसान तो बहुत ही सॉफ्ट आदमी होता है, किसान अपनी थाली से भी देने वाला होता है, अपने घर में से भी देने वाला होता है। और अगर हम बक्कल उतारने की बात करेंगे, हम लाल किले पे चढ़ जाएंगे, हम प्रदर्शन करने की बात करेंगे, हम सरकारें बदलने की बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये चीजें किसानों को सूट करती है, ये किसानों को शोभा देती है। किसान को बहुत ही साधारण तरीके से अपनी बात पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप द्विवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी, शराज सिंह भाटी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।